नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास राजस्थान के जो भी आयोग हैं, संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित एक क्लास है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, आज की अपनी जो क्लास रहेगी राजस्थान लोक सेवा आयोग की रहेगी। क्या क्या इसमें फैक्ट्स होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, अपन समय बिल्कुल नहीं गंवाएंगे क्योंकि समय गंवाने पर फायदा कुछ नहीं होना है। आरपीएससी, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या ढांचा है इसका, कैसे स्थापना होती है राजस्थान में, कैसे इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, किस प्रकार से इसको हटाया जा सकता है, क्या क्या कार्य होते हैं इसके, बड़े सावधानी से समझिएगा। देखिए आरपीएससी किस प्रकार की संस्था है, तो साफ संवैधानिक संस्था है। संविधान में लिखा है तो इसका मतलब कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। अच्छा, संवैधानिक संस्था है तो इसका मतलब संविधान में लिखा हुआ है। तो कहाँ लिखा हुआ है तो संविधान का भाग है 14। कौन सा भाग है? भाग है 14। और अनुच्छेद कौन सा है? 315। 315 से लगाकर 323 तक। इन अनुच्छेदों में आरपीएससी या लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं के बारे में लिखा गया है। 315 में लिखा गया कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। 315(2) में लिखा है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो इस प्रकार का ढांचा बनाया गया। तो आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, भाग 14 में लिखा गया अनुच्छेद 315 से 323 के बारे में। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में जो आरपीएससी बना है या राज्य लोक सेवा आयोग बना, किस प्रकार से बना। देखिए, इस संस्था को बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी हुआ और ये अध्यादेश जारी होता है 16 अगस्त 1949 को, और इसके जस्ट 4 दिन बाद ही इसकी स्थापना होती है, गठन होता है 20 अगस्त 1949 को। तो आरपीएससी का गठन कब, स्थापना कब होती? 20 अगस्त 1949 को। अध्यादेश कब हुआ? 16 अगस्त 1949 को। इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में। स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में। लेकिन जयपुर में स्थापना होने के बाद में जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें हुई, अजमेर राजस्थान में मिला, तो उसके बाद में 1956 में यही जो आरपीएससी है, 1956 में एसएन राव कमेटी, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कहाँ चला गया? ये घुंघरू घाटी अजमेर में चला गया। तो आरपीएससी वर्तमान में अजमेर में है, घुंघरू घाटी में है। मोटे तौर से ये फैक्ट्स ध्यान रखना। ये तो एक मुख्य तौर से संवैधानिक ढांचे के द्वारा निर्मित की गई थी, लेकिन इससे पहले भी जोधपुर हुआ, बीकानेर हुआ, इन सब में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी थी। अब देखिए ढांचा किस प्रकार से बना था। राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन क्या चीज है? तो एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। प्रारंभिक राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ बने? तो इससे पहले जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940 और बीकानेर में 1946 में स्थापना हो चुकी थी। लेकिन जो मूल रूप से संविधान के अनुसार बना, वो बना था, अध्यादेश जारी हुआ 16 अगस्त 1949 को। इसी अध्यादेश के तहत 20 अगस्त 1949 को जयपुर में आरपीएससी की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष बनाया गया था एस के घोष को। किसको बनाया गया था? एस के घोष को। तो प्रथम अध्यक्ष किसका बनाया था? एस के घोष को बनाया था। फिर क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को एस के घोष के साथ में सहयोग करने के लिए 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई, जिसका नाम था डीएस तिवारी या देवी शंकर तिवारी, और उनके साथ थे एनआर चंद्रोकर। ये दोनों क्या हुए? नियुक्त हुए। यानी सबसे पहले अध्यक्ष बने थे एस के घोष। एस के घोष के बाद में 26 जनवरी पहली बार आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति हुई। 26 जनवरी 1950 2 सदस्य नियुक्त हुए जिनका नाम था डीएस तिवारी या देवी शंकर तिवारी, और देवी शंकर तिवारी के साथ में थे एनआर चंद्रोकर। तो ये 2 लोग नियुक्त हुए। लगातार संघ पदों की संख्या बढ़ाते रहे और पदों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ में अपन को प्राप्त हुआ कि अंत में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 1 + 7 यानी बराबर 8। एक तो साहब अध्यक्ष होगा
और साथ में कितने सदस्य बन सकते हैं? तो साहब 7 सदस्य। कुल कितने हैं? तो कुल साहब 8। तो आरपीएससी में एक अध्यक्ष है प्लस 7 सदस्य है, कुल 8 सदस्यों का एक निकाय है। सदस्य 1949 में 2 ही थे, उसके बाद में सदस्यों की बात कर रहा हूं, 1968 में 3 हो गए। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आता है कि पहले कितने थे फिर कब कब बढ़ोतरी हुई, तो आप सन ध्यान रखना। 1968 में 3 थे, 73 में 4 थे, 81 में 5 थे और 2011 में जो वर्तमान कंडीशन है वो आई 2011 में 7 सदस्यीय निकाय, यानी एक तो अध्यक्ष होगा और साथ में कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। तो वापस देखो 1949 में 2, 68 में 3, 73 में 4, 81 में 5 और 2011 में 7। 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थापित किया गया और आयोग के कार्यों को नियमित करने के लिए कई प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। राज्य लोक सेवा आयोग की शर्तें एवं नियम अधिनियम या नियम 1951 पारित हुआ, 1963 और 1975 पारित हुए। तो ध्यान रखना एक बार, वापस 1951 और दूसरा हुआ था 1963 और तीसरा हुआ था 1975। ये 3 प्रकार के क्या हुआ? सेवा एवं नियम, शर्तें, अधिनियम या नियम प्राप्त सेवा शर्तें एवं नियम 1951, 63 एवं 75 पारित हुए। तो 1956 में सत्यनारायण राव की समिति की सिफारिश पर अजमेर चला गया और अजमेर जाने के बाद में 51, 63 और 75, ये ध्यान रखना 3 प्रकार के नियम इस सन को पारित हुए। सदस्य संख्या 2, 3, 4, 5 और 7। 2 कब? 49, 68 में 3, उसके बाद 73 में 4, 81 में हो गए 5 और 2011 में हो गए 7। तो वर्तमान में 1+7 यानी 1+7 की कंडीशन है। अपन संविधान का भाग 14 देखें तो उसमें इस प्रकार के आपको अनुच्छेद मिलेंगे। 315 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि साहब एक तो होगा संघ लोक सेवा आयोग केंद्र के रूप में और राज्य के लिए स्टेट पीएससी होगी, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। और 15(2) में 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्य है, 2 या 2 से अधिक राज्य है और वो कह दे कि साहब हमारे लिए एक संयुक्त रूप से आप एक जॉइंट यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हो, तो राष्ट्रपति इसके लिए कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन और राज्य द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इसका अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 316 में जो भी अध्यक्ष वगैरह होते हैं, सदस्य वगैरह होते हैं, इनकी नियुक्ति और कार्यकाल कितना होता है उसके बारे में। तो 16 में नियुक्ति कार्यकाल, 17 में खतरा होता है भाई साहब। तो सदस्यों की जो बर्खास्ती होती किस आधार पर होती है उसके बारे में चर्चा की गई। 18 में सेवा एवं शर्तें, किस प्रकार से सेवा होगी, किस प्रकार की आपके लिए शर्तें होनी चाहिए, वो सारी। इसमें 319 में लिखा हुआ है आयोग सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर प्रतिबंध। एक बार राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है और वो रिटायरमेंट ले ले, उसके बाद में उस पर क्या क्या बाउंडेशन रहेगी, क्या क्या प्रतिबंध है। 321 एक से याद रखिएगा, कर्तव्य एवं वृद्धि की शक्ति, एक की शक्ति यानी वृद्धि करने की शक्ति। 322 तो लोक सेवा का विस्तार, लोक सेवा का क्या क्या और अधिक आप काम में ले सकते हो, लोक सेवा का विस्तार। 323 लोक सेवा आयोग किसको रिपोर्ट देता है, ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ जाती है, इसके बारे में आज अपन पूरी चर्चा करेंगे। वापस देख लो 15 में क्या, यूपीएससी या आरपीएससी यानी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। फिर अपन 315(2) में बात करेंगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त कह सकते हैं लोक सेवा आयोग। 316 में अपन बात करेंगे नियुक्ति या कार्यकाल, 17 में बात करेंगे सदस्यों की बर्खास्ती, 18 में बात करेंगे सेवा एवं शर्तें, 19 में बात करेंगे आयोग के कर्तव्य एवं वृद्धि, मतलब जो आयोग के सदस्य होते हैं उनके द्वारा सदस्य न रहने पर क्या क्या प्रतिबंध लग सकते हैं। 321 में बात करेंगे शक्ति में वृद्धि, 22 में विस्तार और 23 में बात करेंगे अपन रिपोर्ट किसको देगा। 316 में 315 में अपन ने बात कर ली। 316 में क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होती, नियुक्ति क्या होती, कार्यकाल क्या होता है। तो जो भी आरपीएससी होता है उनकी सदस्य हो चाहे मुख्य जो अध्यक्ष होता है उन सब की नियुक्ति कहां से होती, राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल नियुक्त करेगा, किसकी सिफारिश पर करेगा, तो राज्यपाल नियुक्त करेगा साहब सीएम की सलाह पर या सीएम यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश पर।
इसमें जो आरपीएससी होती, इसमें जो आधे सदस्य होते हैं वो या तो क्या होंगे, केंद्र या राज्य सरकार की जो सेवा है उसका अनुभव होना आवश्यक है। यानी आरपीएससी में सदस्य या अध्यक्ष बनाने के लिए यह कंफर्म होना जरूरी है कि जो आधे सदस्य हैं वो कैसे होने चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार की सेवा कर चुके हो, उनको अनुभव हो। इनका कार्यकाल ध्यान रखना, आरपीएससी या स्टेट पीएससी का कार्यकाल ध्यान रखना 662। ये गांठ बांधने वाली बात है। अभी त्याग पत्र किसको देगा, तो ध्यान रखना आरपीएससी का अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, राज्यपाल को त्याग पत्र देगा। हटाएगा कौन, तो अपन बात करें 17 बर्खास्त। 17 में बर्खास्ती किस प्रकार से होगी, यदि कोई दिवालिया घोषित हो जाए या कदाचार का आरोप लग जाए, पद का लाभ का पद कोई धारण कर ले, कर्तव्यों का पालन सही से नहीं करे या शारीरिक या मानसिक दुर्बलता हो, तो इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की एक जांच समिति जांच करेगी। जांच क्या होगी, जांच के आधार पर राष्ट्रपति इस प्रकार का कोई उन्हें हटा सकता है। लेकिन बर्खास्ती के दौरान यदि कोई उनको सस्पेंड किया जा रहा है, कोई कार्यवाही चल रही है, उन पर आरोप लगा हुआ है, कार्यवाही चल रही है, उनको क्या किया जा रहा है, जांच के अधीन लिया जा रहा है, तो उस वक्त उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। और निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। वापस सुनो, हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति, जबकि इनको निलंबित कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। तो गांठ बांधने वाली बात है कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की जांच कमेटी के अनुसार इनको हटाते हैं या बर्खास्त करते हैं। इस दौरान राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकता है। तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, हटाना राष्ट्रपति द्वारा, निलंबित राज्यपाल द्वारा, कार्यकाल 662, त्याग पत्र राज्यपाल को। क्यों, दिवालिया, कदाचार, लाभ का पद का धारण, कर्तव्य का पालन नहीं, शारीरिक मानसिक दुर्बलता। और किसकी जांच कमेटी, तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की जो भी जांच समिति होगी उसके आधार पर। 318 सेवा शर्तों का अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। जब तक आप माना कि अपॉइंटमेंट हो चुके हो आरपीएससी में, तो आपकी जो सेवाएं और शर्तें होगी उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। इनका वेतन कहां से मिलेगा, राज्य की जो संचित निधि होती है वहां से उसका पेमेंट मिलेगा। तो राज्य की संचित निधि से पेमेंट मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो रिपोर्ट होता है अनुच्छेद 323 के अनुसार, तो जो आरपीएससी होती है वो अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देती है और राज्यपाल उसी रिपोर्ट को क्या करता है, वो विधानसभा में पेश होती है। तो ये राज्यपाल को रिपोर्ट देती है या देता है आरपीएससी, और उसके बाद में राज्यपाल विधानसभा में इसको रखता है। इसका कार्य क्या होता है, भर्ती करवाना, पदोन्नति डीपीसी करवाना, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए परामर्श देना। परामर्शकारी भूमिका होती है, ये ध्यान रखना, इसका परामर्शकारी भूमिका है। निर्णय एवं कार्यों को न्यायिक चुनौती इनके दी जा सकती है। यदि कोई आरपीएससी ने ऐसा निर्णय लिया है तो उसको न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचे के लिए सचिव नियुक्त होता है, सचिव के नीचे उप सचिव होता है। तो इस प्रकार का ढांचा होता है। तो प्रशासनिक मुखिया इस आरपीएससी का सचिव होता है। सचिव के प्रति क्या होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई अध्यक्ष कर सकता है, लेकिन सचिव अपील किसको कर सकता है, वापस राज्यपाल को जाके अपील कर सकता है, साहब कि यह साहब मेरे साथ जो कार्रवाई हुई है अनुचित है। तो राज्यपाल इसके लिए क्या कर सकता है, राज्यपाल को अपील कर सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई अध्यक्ष कर सकता है सचिव पर। मुख्य बिंदु आपको क्या ध्यान रखने, तो मेन पॉइंट ध्यान रखना कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष आरपीएससी का था कौन, एस.सी. त्रिपाठी। प्रथम स्थायी अध्यक्ष एस के घोष नहीं था, कौन थे, एस.सी. त्रिपाठी। सर्वाधिक कार्यकाल था डी.एस. तिवारी का, 51 से लगाकर 7 वर्षों तक ले 58 तक रहे थे। न्यूनतम कार्यकाल पप्पू सिंह यादव, ध्यान रखिएगा, 1/10/97 से 6/11/97 तक रहे थे। प्रथम कार्यवाहिक अध्यक्ष रहे थे एल.एल. जोशी साहब, ये कार्यवाही अध्यक्ष प्रथम थे। पप्पू सिंह सबसे कम, सर्वाधिक डी.एस. तिवारी और सबसे पहले स्थायी एस.सी. त्रिपाठी। अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पर रहे थे एन.के. बेरवा, अध्यक्ष भी रहे और सचिव भी रहे। प्रथम सचिव रहे थे एस.एस. शर्मा या श्याम सुंदर शर्मा, और ये अध्यक्ष भी रहे थे। प्रथम महिला सचिव ओ टीमा बोर्डिया रही थी। वर्तमान में सचिव हरजी लाल अटल है, अध्यक्ष है संजय कुमार चौधरी है। तो वापस देखो एक बार, स्थायी एस.सी. त्रिपाठी, सर्वाधिक डी.एस. तिवारी, न्यूनतम पप्पू सिंह यादव, कार्यवाहिक एल.एल. जोशी, अध्यक्ष सचिव दोनों पर पहले, मतलब दोनों पद पर एन.के. बेरवा।
प्रथम सचिव श्याम सुंदर शर्मा, ये भी अध्यक्ष रहे थे। प्रथम महिला सचिव ओ टीमा बोर्डिया, वर्तमान सचिव हरजीलाल अठल और अध्यक्ष संजय कुमार चौधरी है। फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने क्या क्या रिपोर्ट दी, तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में सुझाव दिया, जिसमें राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों में, जिसमें प्रथम श्रेणी आती हो या सेकंड ग्रेड आते हो, उनके उम्मीदवारों की भर्ती कौन करेगा, आरपीएससी करेगा। ठीक बात है। विभागीय पदोन्नति की समिति, इसके द्वारा जो रिपोर्ट है वो उसको मानना पड़ेगा। पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श देगी और सरकारी महाविद्यालय पूर्णतः राजकोषीय घोषित विश्वविद्यालय, उनकी इकाइयों में शैक्षणिक भर्ती या पदोन्नति कौन करवाएगी, आरपीएससी करवाएगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, किसी भी इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति का स्थानांतरण के लिए आरपीएससी की कोई भूमिका नहीं होती, और यही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो स्थानांतरण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती, पदोन्नति में होती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई में होती है, नियुक्ति के लिए सिफारिश करती है, बाकी सारे कार्य, लेकिन स्थानांतरण का कार्य आरपीएससी का नहीं होता, सरकार का कार्य होता है वो। फिर देखिए आप, अगला अपना जो टॉपिक है, दूसरा आयोग अपन ले रहे हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन कैसे बना, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उस कानून में ह्यूमन राइट्स की क्या परिभाषा दी गई है, राज्य में किस प्रकार से स्थापित होता है, और स्थापित होने के बाद इसका ढांचा क्या होता है, क्या कार्यकाल होता है, तो पूरा ढंग से समझिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग या ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन किस प्रकार का निकाय, यानी कानून से बना है। तो कानून से जो भी बनता है वो कैसा होता है, सांविधिक या विधिक आयोग होता है। तो ये एक सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग है, इसका मतलब कोई कानून लेके आए हो, तो उस कानून का नाम था मानव संरक्षण अधिनियम 1993। उसकी धारा थी 21 से लगाकर 29 तक, और 21 के तहत इसकी स्थापना की गई। वापस सुनो, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 से 29 तक इसमें मानव आयोग से संबंधित है, और 21 के तहत इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। मानव अधिकार क्या होते, इस जो एक्ट है इसमें यह लिखा गया कि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है अथवा अंतरराष्ट्रीय करारों में सम्मिलित है और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो मानव अधिकार की परिभाषा यदि इस एक्ट में बात करें तो लिखा हुआ है क्या, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और समानता और गरिमा से संबंधित ऐसे जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हुए या किसी अंतरराष्ट्रीय करार में है या भारत के न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, तो वो सारे के सारे क्या, ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स के बाद में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में समझिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, तो दो डेटें याद रखना। 18 जनवरी 1999 को तो क्या हुआ था, स्थापित हुआ, गठन हुआ। लेकिन कार्य करना कारण क्या था, मार्च 2000 में प्रारंभ हुआ था। तो दोनों डेटे ध्यान रखना, गठन हुआ था 18 जनवरी या 18/1/99 और कार्य प्रारंभ हुआ था 3/2000 यानी मार्च 2000 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। अब सदस्यों की भी एक अलग से कहानी है। जब ये बना था तो उस समय सदस्य थे 1+4 यानी कुल 5 सदस्यीय निकाय था, आयोग था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें सदस्य कर दिए केवल और केवल 1+2 यानी कुल 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया 2019 को। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। जब ये एक्ट लागू हुआ था तो 5 सदस्यीय आयोग था, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य है मानव 1+2 यानी 3, मानव में 3 शब्द है तो 3 या 1+2 2019 से। कार्यकाल प्रारंभ में 570 था, लेकिन वर्तमान में कितना कर दिया, 370, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कार्यकाल प्रारंभ में 5 या 70 वर्ष जो भी पहले हो, यानी नियुक्ति होने के 5 वर्ष तक रह सकता है, या जिसकी आयु 70 वर्ष तक हो गई है तो नियुक्ति मतलब कार्यकाल होगा 570। वर्तमान में इसको 370 कर दिया गया है। अब देखो, नियुक्ति होगी राज्यपाल की सिफारिश पर। इसकी नियुक्ति कैसे होगी, राज्यपाल की सिफारिश पर होगी। राज्यपाल सिफारिश, इसकी राज्यपाल की सिफारिश, राज्यपाल इसको क्या करता है, नियुक्त करता है। अब ये नियुक्त राज्यपाल करता है तो एक समिति होती है साहब,
और वो समिति क्या करती है, राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजती है और राज्यपाल उसको क्या करता है, नियुक्त करता है। अब ये भी चीज ध्यान रखना, 2019 से पहले नियुक्त कौन होता था, वो होता था जो भी उच्च न्यायालय होता उसका चीफ जस्टिस। लेकिन 2019 के बाद में चीफ जस्टिस तो हो सकता है पूर्व वाला, यानी कोई पूर्व में कोई चीफ जस्टिस रह चुका है तो वो तो नियुक्त होता ही है। साथ में जस्टिस, जो भी उच्च न्यायालय में कोई जस्टिस भी रह चुका है तो वो भी इसके लिए पात्र होगा, क्योंकि जो जस्टिस होता है जरूरी थोड़ी मानवाधिकार आयोग के लिए बैठा हो, है ना। तो चीफ जस्टिस के साथ में 2019 में शामिल किसको कर लिया, जस्टिस यानी न्यायाधीश को भी शामिल कर लिया। मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश इसके लिए पात्र होंगे, लेकिन 2019 से पहले केवल और केवल थे मुख्य न्यायाधीश। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब समिति में कौन कौन होते हैं, एक तो होगा साहब, देखो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, एक समिति की सिफारिश पर होगी। समिति में कौन होगा, एक तो मुख्यमंत्री होगा साहब, सीएम होगा, दूसरा होम मिनिस्टर होगा, तीसरा विपक्ष का नेता होगा, यानी विपक्ष का नेता यहां लिख दे, विपक्ष का अब नेता। अब देखो विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है, लेकिन राजस्थान की यदि बात करें तो सीएम होगा, गृह मंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा और विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा। सीएम यानी अध्यक्ष, गृह मंत्री, साथ में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा विपक्ष का नेता। राजस्थान की बात करें तो सीएम ही क्या है, गृह मंत्री है। अशोक गहलोत ही क्या है, गृह मंत्री है। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, सीएम है साहब, गृह मंत्री भी है, विधानसभा का अध्यक्ष भी है और विधानसभा का विपक्ष का नेता भी है। विधान परिषद हो अगर तो उसका अध्यक्ष और विधान परिषद का विपक्ष का नेता, लेकिन राजस्थान में ये चीज है नहीं। तो गृह मंत्री मतलब सीएम अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता, इन 4 सदस्य होगी। एक तो होगा सीएम, दूसरा होम मिनिस्टर, तीसरा क्या होगा, अध्यक्ष विधानसभा का और अध्यक्ष के साथ में होगा विपक्ष का नेता। प्रारंभ में अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी उच्च न्यायालय के मुख्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश, लेकिन 2019 के बाद में जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है उसके साथ साथ में न्यायाधीश भी नियुक्ति के पात्र होंगे। बहुत रोचक चैप्टर है भाई, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न डायरेक्ट मिलते हैं और अब इसमें प्रश्न क्या गलत करोगे, जो आपको याद है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, कैसे हटाया जाएगा वही चीज जो आरपीएससी में थी। क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो इसको जांच करेंगे, जो भी उसके ऊपर आरोप लगे, जांच सीधी राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, हटाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच रिपोर्ट के आधार पर या तो कोई सिद्ध कदाचार हो, दिवालिया हो, कर्तव्य पालन सही से नहीं किया हो, मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आ गई हो, तो उसको हटाया जा सकता है। कार्यवाही, अब देखो जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है, माना कि किसी के ह्यूमन राइट कमीशन या कोई हिंसा हुई किसी के साथ और कह दे कि मानवाधिकार संबंधित मुद्दा है, तो कैसे जांच करता है, कैसे नहीं कर सकता। तो यदि 1 साल पुराना कोई मुद्दा है तो जांच नहीं कर सकता। एक ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके स्वयं की जांच एजेंसी होती है, इसके स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है। 1 वर्ष पुराने मामलों की सुनवाई नहीं करता। एक परामर्शकारी आयोग है। ये थोड़ी होता है कि दंड दे दे खुद ही साहब, ये तो इतने साल से सजा जा, नहीं, ये दंड नहीं दे सकता। ये केवल एक परामर्शकारी निकाय है, दंड नहीं दे सकता। ये जेलों को निरीक्षण कर सकता है, किसी भी जेल में जाकर देख सकता है कि साहब ह्यूमन जो मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स है उसका कहीं एबोलेंस या फिर कह सकते हैं उसका कोई ऐसा कुठाराघात तो नहीं हो रहा, तो वो जांच कर सकता है। अब देखो अध्यक्ष कौन कौन रहे। पहली रही थी श्री कांता कुमारी भटनागर, मार्च 2000 में पहली रही थी। तो कांता कुमारी भटनागर, दूसरे रहे थे सर या फिर श्री जस्टिस सैयद सगीर अहमद, तीसरे नंगेंद्र कुमार, चौथे रहे थे एचआर कुड़ी। एचआर कुड़ी कार्यवाही कर रहे थे। प्रश्न बना हुआ है कि मानवाधिकार आयोग के कार्यवाही अध्यक्ष कौन रहे, तो एचआर कुड़ी। फिर प्रकाश टाटिया, वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास जी के व्यास। तो कांता कुमारी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार, एचआर कुड़ी और प्रकाश टाटिया। सब प्रश्न कौन सा बनता है, कार्यवाही अध्यक्ष कौन थे, एचआर कुड़ी। दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल नगेंद्र कुमार का, और पहली कौन थी, कांता कुमारी भटनागर। या ऐसा प्रश्न बन सकता है वर्तमान में कौन है, तो गोपाल कृष्ण व्यास। या ऐसा बन सकता है निम्न में से कौन से नहीं बने, तो सारे याद करने, कांता कुमारी, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार, एचआर कुड़ी, प्रकाश टाटिया और गोपाल कृष्ण व्यास।
मई 2021 से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में सदस्य कौन है? तो महेश गोयल, अभी अपॉइंटमेंट हुए, ध्यान रखना, हाल में ही, तो श्री महेश गोयल। राज्य मानवाधिकार आयोग एक पत्रिका या जो भी साल का जो भी निकालती है, तो उसमें उसको डिवाइडेशन के रूप में निकालती है, एक पत्रिका के फॉर्म में निकालती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संदेश नामक एक पत्रिका निकालती है। और एच.एल. दत्तू ने इस मानवाधिकार आयोग को कहा था कि दंत विहीन बाघ, दांत है ही नहीं, ऐसा बाघ है साहब, दिखता बहुत बड़ा है, डराता है लेकिन दांत नहीं है साहब, शेर है लेकिन कागजी शेर है, क्या मतलब ऐसो का? तो एच.एल. दत्तू ने कहा मानवाधिकार आयोग को दंत विहीन बाघ का, बाघ और कागजी शेर का। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि एच.एल. दत्तू ने क्या कहा था? तो मानवाधिकार आयोग को दंत विहीन बाघ या कागजी शेर कहा था। तो मुख्य सचिव, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, तीनों मुख्य मोटी मोटी बातें आज क्लियर की। अच्छे से इसको पढ़िएगा। पीडीएफ की नोट्स टेलीग्राम चैनल पर हमारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।